नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में क्लैट 2020, क्लैट 2020, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2020 इंग्लिश, इस बारे में हम डिस्कस या थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना होगा, किस रिगार्डिंग आपको सिलेबस अटैम्प करना है, ये सारी बातें हमको करनी है इस पूरी की पूरी वीडियो में। क्लियर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हम जान लेते हैं कि क्लैट का जो आपका पेपर है, पहले तो आपका पेपर जो है वो पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है दोस्तों। कौन सा पेपर है? ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो एक बड़ी बात तो हमें पता लग रही है कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है। और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो ये आपके के 4 ऑप्शंस आएंगे, और 4 ऑप्शंस आ रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत अटैम्प्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लैट के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। क्लियरली मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से पहले पेपर हुआ करता था एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन कुछ परिवर्तन है। उन सारे परिवर्तन या चेंजेस के बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। क्लियर दोस्तों, इंग्लिश में क्लैट, इंग्लिश के सेक्शंस की बात करें तो क्लैट में क्या क्या पूछा जाता है। लॉ एडमिशन टेस्ट है, ये आप सभी को पता है। पेपर पूरा के पूरा, अगर मैं वन शॉट बात करूँ ना दोस्तों, तो पूरा के पूरा जो पेपर है वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पे। तो एक बड़ी चीज़ मुझे पता लगती है जिसे हम बोल रहे हैं रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स। तो दोस्तों 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरी बड़ी बात आपका जो सेक्शन है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और तीसरा आपका पेपर टोटली डिपेंड किस पे करेगा? रीडिंग स्किल्स पे। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सब कुछ डिस्कस करना है हमको इसी सेशन में। क्लियर दोस्तों, बढ़ते आगे और सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हमारी। ठीक है, अब सुनते हैं एक और बात कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं हम। मैंने क्या आपको ये सब कुछ दिया है। जैसे फर्स्ट मैंने दिया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस क्या होते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप पैसेज, या जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज का मतलब होता है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, क्लियर, आपको वो पढ़ना है, और आपका जितना भी नॉलेज आपने उस पैसेज से गेन किया उसी बेस पे आपको उसके आंसर्स देने हैं। क्लियर दोस्तों, तो बहुत ही इजी पार्ट होता है। इजी पार्ट इसलिए क्योंकि केवल ये आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो वहाँ दिए गए हैं, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। हाँ, आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिफाई करने में एक ही प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश कितनी समझ में आती है। क्लियर दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, पहला जो मेजर पोर्शन हो गया आपका वो हो गया दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नो डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। यार ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, नो डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। होता क्या था पहले कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे जाते थे। सिनोनिम पूछना, एंटोनिम पूछना दोस्तों मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये बिल्कुल भी मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है। तो जितना भी आपको पैसेज में दिया हुआ है उसी से वर्ड आपको डिराइव करना है। समझ रहे हैं दोस्तों? पैसेज में जो कुछ आपको दिया गया है उसी से आपके वर्ड्स डिराइव होंगे दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी से आपसे पूछ लिया जाएगा बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, उसी में कोई ईडियम आ गई या फ्रेज आ गई वो दोस्तों आपसे पूछ ली जाएगी। क्लियर है? तो एक बड़ी बात यह है कि नो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि नो डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है। तीसरी पोर्शन पे आते हैं दोस्तों, ग्रामर। ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? हाँ, इतने ग्रामर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप कि बिना ग्रामर के क्वेश्चंस के हाउ कैन वी अचीव दिस, हम कैसे अचीव करेंगे ये सब बिना ग्रामर के क्वेश्चंस के? मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे समझ में आएगा, या बिना ग्रामर की नॉलेज के कैसे समझ में आएगा कि इस पैसेज में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नहीं आएगा ना। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बेसिक जो ग्रामर है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये पेपर हम डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रामर से क्या मतलब है? हाँ, बेसिक ग्रामर से मतलब होता है कि आपको नाउन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो। बेसिक ग्रामर का मतलब होता है आपको प्रोनाउन के बारे में आइडिया हो। बेसिक ग्रामर का मतलब होता है आपको वर्ब्स के बारे में आइडिया हो। बेसिक ग्रामर के बारे में मतलब है कि आपको टेंसेस के बारे में आइडिया हो। टेंसेस के बारे में आइडिया होगा तभी इंसिडेंट का पता लगेगा कि प्रीवियस है या फॉरवर्डेड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात लेते हैं, क्लॉज टेस्ट। इसके क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। और ये क्लॉज टेस्ट होता क्या है? क्लॉज टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे करके आपको
इंग्लिश में लाइंस मिल गई और बीच बीच में ब्रेक्स करके मिला और यहाँ इन पे नंबर डला हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हर एक क्वेश्चन का एक एक आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर है? अब उसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आएगा। इसकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअली क्लॉज टेस्ट होता क्या है। और पूरा के पूरा जो क्लॉज टेस्ट है ना, वो आपका डिपेंड किस पे करेगा? आपकी बेसिक इंग्लिश पे। यार ये बेसिक इंग्लिश क्या होती है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। बेसिक इंग्लिश होता क्या है? बेसिक इंग्लिश से हमारा क्या मतलब है? बेसिक इंग्लिश का मतलब है आपको वर्ब का खूब सारा नॉलेज हो कि वर्ब कौन सी लगानी है, आपको बेसिक प्रीपोजिशन यूज करना आना, बेसिक प्रीपोजिशन का पता होना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, बेसिक आपको टेंस का नॉलेज हो। तो इन्हीं सबको बोलते हैं बेसिक इंग्लिश। जब तक ये तैयार नहीं होगी तब तक ना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ना ही ग्रामर, कोई सा भी या क्लॉज टेस्ट, कोई सा भी पार्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ सेशन की, जिसे बोलते हैं हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यार ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट कई बार तो आते हैं पैसेज के फॉर्मेट में, कई बार छोटे छोटे वर्ड्स के फॉर्मेट में। इसमें एक ही पॉइंट होगा कि आपको मिसमैच करके या जंबल करके सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको वो रीअरेंज करने अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मीन। क्लियर? जैसे आपको कोई वर्ड दिया, जैसे द बॉय, इसको बोल दिया ए पार्ट, है ना, एक बोल दिया ही, एक बोल दिया वॉज, तो आपको खुद को अरेंज करना है पूरा के पूरा सेंटेंस कि अरेंज जब होगा ना तो प्रॉपर वे में क्या उसका अरेंजमेंट होगा। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो आप बताएंगे कि पहले बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर सी आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और इसी में एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने ब्रैकेट में लिख के भी दिया है आपको कि इन पैराग्राफ। इन पैराग्राफ का क्या मतलब है कि डायरेक्ट आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पूरा के पूरा पेपर मेमोरी बेस्ड नहीं है, पूरा के पूरा पेपर डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पे। जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंस निकलता है उस इडियम का या फ्रेजेस का, यही बात करेंगे। अगर अचानक से ही कोई फ्रेज दे दी जाए हमको तो शायद समझ में नहीं आए, हाँ, लेकिन पूरा के पूरा पैसेज अगर दिया जाएगा तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ईजी होगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं, ये समझ में आ गए होंगे आपको कि पूरा के पूरा 6 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड है। फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, सेकंड मैंने बताया नो डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। नो डायरेक्ट वोकैब का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वोकैब आएगी नहीं, आएगी, लेकिन वो इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आ सकती है। क्लियर? तीसरा सेशन है आपका बहुत बढ़िया ग्रामर, जिसमें बेसिक ग्रामर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। चौथा सेशन है आपका क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सारे के सारे पोर्शन कवर करता हुआ चलूंगा। हर एक पैसेज को डिराइव करेंगे, हर एक पैसेज में चेक करेंगे हम कि कैसे सिनोनिम्स डिराइव होते हैं, कैसे एंटोनिम्स निकालने हैं। क्लियर दोस्तों? बढ़ता हूँ आगे अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अगला स्लाइड है आपका वोकैब एंड ग्रामर। इसको एक बार देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। वोकैब एंड ग्रामर बराबर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। क्या होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल? बार बार हम बोलते आ रहे हैं, या कई बार आपने सुना होगा कि यार इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होती है, तो पूरी इंग्लिश को समझ लें आप। उसका एक ही मतलब है कि आपकी वोकैब बहुत बढ़िया हो, क्लियर, आपकी ग्रामर बहुत बढ़िया हो। अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि कुछ 3000 वर्ड्स आपको बेसिकली पता होने चाहिए। अब ये पता कौन लगाएगा, या ऐसे कौन से वर्ड हैं? ऐसे डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ 20 लाख वर्ड्स हैं। अब उनमें से 3000 वर्ड्स कौन से होंगे ये बताऊंगा आपको मैं अपने सेशन में। 3000 वर्ड्स बेसिक ग्रामर बराबर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर मैं लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी वोकैब अच्छी हो और मेरी ग्रामर अच्छी हो। ग्रामर का मतलब हम बता चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारे पोर्शन आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं, इसमें क्लियर हो गया होगा आपको ये सेशन भी। पैसेज टॉपिक्स, हाँ, ये कुछ पैसेज के टॉपिक्स निकाले मैंने थोड़ी सी स्टडी करके कि ऐसे कौन कौन से पैसेजेस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि यार पैसेज टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है या एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, हाँ, पैसेज टॉपिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड पैसेजेस बहुत सारे पूछे जाते हैं। दूसरी बात करते हैं सोशल साइंस, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं
तो गांधीइज्म पे उन्होंने पूछा हुआ है। गांधीइज्म का मतलब, अब पहले तो मुझे पता हो कि गांधीइज्म होता क्या है, तभी मैं उसको पैसेज को पढ़ पाऊंगा। एक बार पूछा हुआ है डाउरी सिस्टम पे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाउरी सिस्टम को मुझे पता तो हो कि डाउरी सिस्टम होता क्या, तभी तो वो पैसेज की थीम समझ में आएगी। जैसे डाउरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा, है ना। तो अब दहेज प्रथा की हम तभी तो बात करेंगे, तभी तो समझेंगे जब मुझे पता हो ये। एक बार पूछा हुआ है रोल ऑफ आईटीबीपी। अब रोल ऑफ आईटीबीपी, पहले तो मुझे पता हो कि आईटीबीपी होता क्या है, तभी तो पता लगेगा कि रोल ऑफ आईटीबीपी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, सबसे मुश्किल पैसेज इसी को माना जाता है। क्लियर। एनवायरमेंटल साइंस समझ में आती है पढ़ने से, सोशल साइंस समझ में आती है, गांधीइज्म, हिटलर, इनके बारे में बात कर लो, सबको समझ में आती है। जो नहीं समझ में आती ना, उसे बोलते हैं करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, क्योंकि कई लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कई लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ऐसा कोई पैसेज पढ़ते हैं तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो उसका हेडिंग ही हुआ फिस्कल पॉलिसी, उसका हेडिंग हुआ फिस्कल पॉलिसी, मान लो, ठीक है, मान लो उसका हेडिंग होता है फिस्कल पॉलिसी, किसी भी उसका। अब फिस्कल पॉलिसी तो आपको पता ही नहीं क्या होती है, तो फिस्कल पॉलिसी का पूरे पैसेज में पता नहीं लगेगा। क्लियर। अगर रिवर्स रेपो के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो मुझे पता तो रिवर्स रेपो होती है। अब इतनी भयंकर भी टर्म नहीं आती है इकोनॉमिक में कि आप सोचें कि इसके लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, नहीं। जो न्यूज़पेपर में करंट चल रहा होता है ना प्रॉब्लम, वो सभी आता है। क्लियर। जैसे डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ पैसेज आ गया, तो पहले तो मुझे पता हो कि डीमोनेटाइजेशन था क्या। पता कहाँ से लगेगा? जो करंट आप पढ़ते जा रहे हैं ना न्यूज़पेपर, वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये होता है मोनेटाइजेशन। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये पैसेज टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है, इनसे ही पूछा जाता है, कुछ और भी आ सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है तो इन्हीं में से कुछ डिराइव होता है। गांधीइज्म मुझे याद है कि गांधीइज्म पे पूछा हुआ है, डाउरी सिस्टम पे पूछा हुआ है, रोल ऑफ आईटीबीपी पूछा हुआ है ना, उत्तराखंड कैलेमिटी पूछा हुआ है। अब उत्तराखंड कैलेमिटी की बात करें तो पहले तो मुझे पता तो हो कि कैलेमिटी होती क्या है। अब कई लोग आपको सलाह देंगे कि इसमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वोकैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं है ज़रूरत तो मुझे बताएं कि कैलेमिटी का मतलब कैसे पता लगेगा जब तक वोकैब नहीं तैयार होगी। अब कैलेमिटी का मतलब होता है संकट, कैलेमिटी का मतलब होता है संकट, कैलेमिटी का क्या मतलब है? संकट। यार अब संकट पता है तो वो पूरा के पूरा पैसेज अपने आप ही समझ में आ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ और दूसरी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ आपको सारी, ठीक है। वोकैब प्लस ग्रामर बराबर इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम पढ़ चुके हैं, पैसेज टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको पूरा के पूरा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि मेरा एग्जाम पैटर्न किस अकॉर्डिंग है। तो व्हाट टू डू में सबसे पहली बात है कि वोकैबलरी लर्निंग। वोकैबलरी लर्निंग के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो मैं, पहला बड़ा तरीका मैं, और दूसरा तरीका न्यूज़पेपर। ये दो बड़े तरीके आपको समझ में आने चाहिए, एक तो मैं और दूसरा न्यूज़पेपर। क्लियर है। मैं आपको डेली जब सेशंस होंगे तो वोकैबलरी बताता चलूँगा जो पूछी जाती है, और दूसरा न्यूज़पेपर। क्लियर। दूसरा न्यूज़पेपर। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर। ग्रामर की बात हम कर चुके हैं, बेसिक ग्रामर का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं एक बार, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स की बात करेंगे तो रीडिंग स्किल्स एक ही तरीके से डेवलप होती है, बाय रीडिंग। इसका कोई और तरीका नहीं है। रीडिंग स्किल का मतलब कि आपको इंग्लिश पढ़कर कितना समझ में आता है। क्लियर। और उसका एक ही तरीका है रीडिंग। कोई इसके रूल्स नहीं है कि मैं आपको 100 रूल लिखा दूं रीडिंग स्किल्स के, नहीं। आपके ये दोनों पोर्शन अपने आप तैयार करेंगे, अपने आप आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हो जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं रीडिंग जीके मैगजीन्स। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग जीके मैगजीन्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीके मैगजीन्स जब तक नहीं पढ़ेंगे आप, तो ना तो आपको करंट का पता लगेगा, ना तो आपको करंट का पता लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ना तो मुझे पता लग रहा है करंट का, ना इंप्रूव हो रही है मेरी इंग्लिश। जब हम मैगजीन्स पढ़ते हैं ना तो करंट सारा के सारा उसमें पूछा जाता है।